प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, किस तरीके से हम हेडर फाइल्स वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करते हैं, वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन करते हैं। आज हम उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए कुछ चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर जो स्लाइड पर आपको पहली सीन नज़र आ रही है, ये वो 4 असाइनमेंट्स थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी, और मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला इनको करने के हवाले से। और कल शाम तक का टाइम होगा आपके पास, ये सेंड करेंगे। इसका प्रोसीजर ये होगा कि आप सीआर को ये स्लाइड सेंड करेंगे, ठीक है। सीआर फिर एक फोल्डर में बाय योर फाइल नेम, जो भी आपका फाइल नेम आपके नेम से होगा, वहां से मुझे एक कंप्लीट फोल्डर बनाकर सेंड करेगा। और सीआर आप मेरी बात सुन रहे हैं, जीआर आप दोनों मेरी बात सुन रहे हैं। कल शाम 5 बजे तक जी का सर। टाइम है आपके पास होगा, ठीक है। कल शाम 5 बजे तक आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, और सीआर और जीआर को, मेल स्टूडेंट सीआर को जमा करवाएंगे, फीमेल स्टूडेंट जो है वो जीआर को जमा करवाएंगी। और उसके बाद मुझे ये एक एक फोल्डर बनाकर, और वो जिप फोल्डर हो या जो भी जैसे भी हो, वो मुझे सीआर और जीआर कल शाम 5 बजे तक सेंड कर देंगे। और जो कल शाम 5 बजे तक नहीं बनाएगा, वो डेफिनेटली उसके बाद वो असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगी। अच्छा, ये स्लाइड्स, अगर ये वाले प्रोग्राम्स आप पहले सेंड कर चुके हैं, तो उसमें मैंने एक बात ये कही थी, ग्रुप में उसको आप सेंड ना करें, आप सीआर और जीआर को सेंड करेंगे, और वहां से एक फोल्डर मुझे रिसीव हो जाएगा, और उस फोल्डर को मैं चेक कर लूंगा जो जो असाइनमेंट्स मेरे पास आई होंगी, ठीक है। तो असल जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसमें ये होगा कि आप अपनी जो भी असाइनमेंट्स होंगी सीआर और जीआर को सेंड करेंगे। सीआर उनके फोल्डर्स कंपाइल करके एक फोल्डर के अंदर, और ये ध्यान में रखिएगा, जो आपकी फाइल होगी, सीपीपी फाइल होगी, जो सी प्लस प्लस की फाइल होगी, वो आपके रोल नंबर डैश नेम के साथ सेव होगी, ठीक है। और उसके साथ आप डैश उस प्रोग्राम का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने प्रोग्राम बनाया है एरिया निकालने का, एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो उसमें एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइल का नाम दे सकते हैं। उसके साथ डैश लगाकर आप उसमें फाइल का नेम, और उसके साथ डैश लगाकर आप अपना नेम या रोल नंबर, और उसके बाद आप अपना नेम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो फाइल नेम देंगे। होपफुली ये चीज क्लियर होगी। ये जो जिनको मेरी बात ये समझ में आ गई है, जस्ट रेज हैंड। जिनको ये बात मेरी समझ में आ गई है, जस्ट रेज हैंड। ओके, गुड। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ये इसी स्लाइड पर मैंने अब कुछ टाइम, ये मैं टाइम दोबारा आपको नहीं दूंगा, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ये फाइल प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन आप लोगों ने सीरियसली इन प्रोग्राम्स पे काम नहीं किया। तो अब आपके पास कल शाम तक का टाइम है, कल शाम तक आप मुझे ये प्रोग्राम बनाकर कंप्लीट करके ये प्रोवाइड। और ये इंतहाई सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। जस्ट वेरिएबल्स लेने हैं, आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। एस साइड के लिए हमने किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला है ए इज इक्वल टू, यानी कि एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो साइड आप इनपुट कर देंगे, और एस वेरिएबल लेकर उसमें कोई वैल्यू एंटर कर देंगे, और एस मल्टीप्लाई बाय एस करने के बाद उसकी वैल्यू ए में स्टोर कर देंगे, और इस तरीके से आप उसको प्रिंट करवा देंगे सी आउट स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है। इसी तरीके से बाकी प्रोग्राम भी। ओके। अच्छा, जिन लोगों ने, मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये असाइनमेंट्स पहले भेजी हैं, तो देखिए, मैंने एक बात पहले कही है आपको कि आपने अगर ग्रुप में सेंड की हैं, तो ग्रुप में मेरे लिए एक एक फाइल को कॉपी करना या वहां से उठाना वो पॉसिबल नहीं है। आप अगर पहले से बनाई हुई हैं, तो अगेन आप क्या करेंगे, वो फाइल सीआर को सेंड कर देंगे। सीआर मुझे उन फाइल्स की एक एक कॉपी जो है फोल्डर की सूरत में, एक पूरा फोल्डर बना के तमाम मेल स्टूडेंट का, और जीआर जो है वो फीमेल स्टूडेंट के फोल्डर बनाकर मुझे वो सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर पहले बना लिए हुए हैं तो आप उनको जस्ट सेंड कर दें दोबारा। अच्छा जी, तो
असाइनमेंट्स की बात हमने कर ली। ठीक है, आपने अगर सेंड कर दी हुई है, इट्स ओके। अब जिन्होंने सेंड नहीं की हुई, मैं डेफिनेटली उन तमाम लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया जी हमने सीआर को सेंड कर दी है, तो सीआर मेरी बात सुन रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले सेंड कर दी हुई है और जिन लोगों ने नहीं सेंड की हुई, उन सब के लिए टाइम जो है शाम 5 बजे तक का है, कल शाम। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, वेरिएबल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। वेरिएबल्स बेसिकली मेमोरी लोकेशंस होते हैं, जिसमें हम कंप्यूटेशन रिजल्ट, प्रोग्राम इनपुट या कोई भी अदर टास्क जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने देखा, हम इसके लिए डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो उसके लिए सिंपली मैं उसकी डेटा टाइप बताता हूँ। मुझे उसकी टाइप, लेट्स सपोज अगर इंटीजर देनी है, तो INT वेरिएबल टाइप यूज करेंगे, जो भी वेरिएबल का नाम है, और उसके बाद हम सेमी कॉलन, इस तरीके से हम ये रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो ये इंतहाई आसान तरीका है किसी भी एक वेरिएबल को डिफाइन करने के हवाले से। अच्छा, इसी तरीके से वेरिएबल का जो नेम है वो अपर लेटर में हो सकता है, लोअर लेटर में हो सकता है, अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल नेम हम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारे वेरिएबल्स नेम में नंबर हो सकता है, लाइक A1 एक वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है, लेकिन ये जो 1 है ये स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट में हम वेरिएबल नेम में हम कोई नंबर नहीं दे सकते। A1 एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा, जबकि 1A एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी हमने वेरिएबल्स के बारे में मजीद बात कर ली। हम ऑलरेडी डिफाइन करने का तरीका देख चुके हैं वेरिएबल्स को, और यहाँ पर फर्दर बता दिया गया है वेरिएबल की डेक्लेरेशंस। डेटा टाइप अगर इंट देनी है, तो हम इसमें डेफिनेटली INT यूज कर सकते हैं। करेक्टर टाइप अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यानी कि कोई करेक्टर्स, अल्फाबेट्स हमने कोई एंटर करने हैं, वो एंटर कर सकते हैं। हम उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर में फ़र्क ये होता है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में हम पॉइंट्स वाली वैल्यू दे सकते हैं, 1.5 या ऐसी कंप्यूटेशन जिसमें वो पॉइंट्स वाली वैल्यू आनी हो, उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो पॉइंट्स वाली, उसके लिए हम डबल डेटा टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, फर्दर इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड assurance to the compiler that there is one variable existing with the given type and name, so that the compiler process for further compilation without needing complete detail about the variables। declaration का फायदा बेसिकली ये होता है कि कंपाइलर को लग जाता है पता, वेरिएबल की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं या जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो बेसिकली अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन है, इसको हम एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये एक वेरिएबल है, तो ये एक इस मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसको मैंने ए कह दिया। अब लेट्स सपोज मैंने इस वेरिएबल में जब कोई चीज स्टोर की, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये है कि इस मेमोरी लोकेशन में 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। इस मेमोरी लोकेशन में 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी है, और हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को यूज करने के लिए एक फर्जी तौर पर एक नेम लिख लेते हैं, और वो कोई भी नेम अल्फाबेट हो सकता है, और कोई भी उसमें अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम नंबर से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करते। अच्छा जी, जैसे कि अभी हमने इसका फर्दर देख लिया किस तरीके से वेरिएबल की डिक्लेरेशन की जाती है, इस स्लाइड में हमने
इस चीज को डिस्कस कर लिया है अभी। अच्छा, इसी तरीके से हम जरा बात करते हैं कि एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज क्या होती हैं। अच्छा, अगर हम लेट सपोज एक डेक्लेरेशन करते हैं या इनिशियलाइजेशन करते हैं वेरिएबल की, जब मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 10 और सेमीकोलन, इसमें एक मेरे पास एल वैल्यू है और एक मेरे पास आर वैल्यू है। एल वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी जाती है, इसको हम एल वैल्यू कहते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज एल वैल्यू, जो कि एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी, और ये हमारे पास आर वैल्यू होती है जो कि एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है। ठीक है, तो यहां पर यही बात कर रहा है, एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एल वैल्यू एक्सप्रेशन। देखिए, एल वैल्यू किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, ए क्या है, ये किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। एन एल वैल्यू में अपीयर एज आइदर लेफ्ट और राइट। अच्छा, ये क्यों कह रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के असाइनमेंट हो सकती है? बिकॉज हम ए इज इक्वल टू बी भी कह सकते हैं, हम a इज इक्वल टू बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो r वैल्यू हमारे पास होगी, दैट विल अपीयर ऑन दी राइट हैंड साइड। द टर्म r वैल्यू रेफर्स टू ए डेटा वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एट सम एड्रेस, जो कि किसी एड्रेस पर स्टोर हो रही। जैसे हमने कहा कि इस जगह पर जो वैल्यू स्टोर हो रही है दैट इज इक्वल टू 10, और इसको हम एक आर वैल्यू से के साथ रिप्रेजेंट, जैसे मैंने कहा कि 10 एक हमारे पास एक आर वैल्यू है। अच्छा, बट नो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं होगी। वेरिएबल्स आर एल वैल्यू सो may appear on left hand side of the assignments. Numeric literals are R values, so may not be assigned or cannot be appeared on the लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि ये ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखी जा सकती 10 इज इक्वल टू 5, दैट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते। या 5 इज इक्वल टू बी, ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जैसे यहां पर वो बता रहा है कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक करेक्ट मेथड है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के हवाले से। अच्छा, फर्दर चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस, यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। जहां पर हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स के बाद मेन प्रोग्राम से पहले हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। अभी इसकी एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। द ग्लोबल वेरिएबल्स कैन होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, ये उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक आपका प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा। A global variable can be accessed by any function। अच्छा, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आपका ये एक मेन एरिया है प्रोग्राम का, ये मेन बॉडी है प्रोग्राम की। आपने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द मेन डिफाइन कर दिया है, n इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है ना, इसको इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन, चाहे वो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, चाहे वो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, चाहे वो फंक्शन, ये पूरा मेन पार्ट है। इस मेन पार्ट के अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। जबकि लोकल वेरिएबल अगर किसी एक मखसूस एरिया में अगर उसको डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि अगर एक फंक्शन के अंदर उसको अगर डिक्लेयर किया गया है, तो उसको यूज उसी फंक्शन के अंदर किया जा सकता है। उस फंक्शन से बाहर वो ना एक्सेस होगा, ना उसको यूज किया जा सकेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल वेरिएबल और द लोकल वेरिएबल। जैसे मैंने कहा, ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द मेन, ये समझ लें कि हमारा ये मेन पार्ट है, ये हमने वाइड मेन यहाँ पर लिखा हुआ है, या मेन इंट मेन हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, और इससे पहले हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर दी है। ये जो वेरिएबल होगा, इसको हम मेन प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकेंगे। अच्छा,
A global variable can be accessed by any function that is a global variable is a variable for use throughout your entire program after its declaration. इसका हमें फायदा ये होता है जब ये डिक्लेयर हो जाता है हम उस प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी उस ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। अभी बेटा एग्जाम्पल देख लो, उस एग्जाम्पल को समझो, देन ये मुझे कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें सबसे पहले, आप ये एग्जाम्पल जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं इसको हाईलाइट करता हूँ अगेन ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को। आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि ये वाला जो वेरिएबल है जो कि इस मेन प्रोग्राम से पहले डिफाइन किया गया। आप देखें ये हमारा हेडर फाइल्स है, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये उसका ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस है उसकी, और उससे पहले जो डिक्लेयर किया गया है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन हुआ है इसको हम, ये जो वेरिएबल्स होंगे इसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे लेट्स सपोज ए की वैल्यू, बी की वैल्यू या जी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर ए प्लस बी वगैरह लिखी है। तो आई थिंक होपफुली कि ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ग्लोबल वेरिएबल की डिक्लेरेशन मेन बॉडी से बाहर होती है और लोकल वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है वो मेन बॉडी के अंदर इस चीज को डिक्लेयर किया जा सकता है। अच्छा जी, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, जरा फर्दर बात को आगे लेके चलते हैं। इस पे फर्दर आगे देखते हैं नेक्स्ट पे। ए प्रोग्राम कैन हैव सम नेम फॉर द लोकल एंड द ग्लोबल वेरिएबल्स बट द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन विल टेक प्रेफरेंस। यानी कि एक ही प्रोग्राम के अंदर सेम नेम के लोकल और ग्लोबल वेरिएबल यूज किए जा सकते हैं। यानी कि एक आपने वेरिएबल यूज किया जी के नाम का जो कि आपने एज ए ग्लोबल वेरिएबल यूज किया, और जी के नाम का आपने लोकल वेरिएबल यूज कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूं। अच्छा, ये इसका मतलब क्या बात का, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ये वेरिएबल था मेन फंक्शन से बाहर, तो ये क्या हुआ, ये हुआ ग्लोबल वेरिएबल। ये देखिए हमने यहाँ पर इसके कमेंट्स में लिखा भी हुआ है, और यहाँ पर वैल्यू दी हमने 20। अच्छा, हमने एक लोकल वेरिएबल भी सेम जी के नाम का बना दिया, उसकी वैल्यू हमने 10 दे दी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब हम सी आउट जी करेंगे तो इसकी आउटपुट 20 आएगी या 10 आएगी? द आंसर विल बी 10। जैसे हमने कहा कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी, लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलेगी। यानी कि अगर सेम नेम के ग्लोबल और लोकल वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जो वैल्यू लोकल वेरिएबल की होगी वो प्रिंट होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हम इसमें इस तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली ये बात समझ में आ चुकी होगी कि प्रेफरेंस किसकी होगी, लोकल वेरिएबल की होगी। अच्छा, इनिशियलाइजेशन ऑफ द लोकल एंड द ग्लोबल वेरिएबल, ये इंतहाई सिंपल सी बात है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने वेरिएबल नेम यूज करेंगे और जो हम मेन बॉडी के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, और जो मेन बॉडी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं, इनके बारे में ये हम पहले बात कर चुके हैं। ये इंट डेटा टाइप है। अच्छा, ये करैक्टर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, डबल, ये हम इनमें से कोई भी डेटा टाइप जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने अभी स्लाइड में देख रहे हैं कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन के लिए हम टाइप नेम यूज करते हैं, और वो वेरिएबल टाइप नेम का मतलब है वो इंटीजर टाइप है, करैक्टर टाइप है, डबल टाइप है, उसकी टाइप क्या है, और वो वेरिएबल का नाम और उसकी, ये इसका जनरल सिंटैक्स है, और इसकी एग्जांपल ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, टाइप नेम, ये क्या होगा, वेरिएबल नेम, और ये क्या होगी उसकी वैल्यू। इस तरीके से ये भी एक तरीका है, और कॉमा लगाकर आपने y इज इक्वल टू 75 या हमारा सेमी कॉलन आएगा। तो इस तरीके से हम ये डेक्लेरेशन इनकी और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। डेक्लेरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं कहता हूँ ना इंट, इंट ए
और कॉमा लगा देता हूँ, तो ये इसकी डेक्लेरेशन होगी वेरिएबल की। इनिशियलाइजेशन का मतलब है ए इज इक्वल टू 10, जब मैंने इसकी वैल्यू दे दी तो ये उसकी हो जाएगी इनिशियलाइजेशन। तो एक ही लाइन में हम उसकी डेक्लेरेशन भी कर सकते हैं और उसको वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक ही लाइन में ये दोनों काम किए जा सकते हैं। अच्छा, फर्दर चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल्स बेसिकली चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उनकी वैल्यू को हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। बट कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं किए जा सकते। और दो तरह के कांस्टेंट्स हैं, लिटरल कांस्टेंट एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। अच्छा, इनकी फर्दर आगे हम एग्जांपल देख लेंगे। ऑपरेटर्स की पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स कितनी तरह के यूज होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लाइक इसमें हम बात कर सकते हैं ऐसे ऑपरेटर जिसमें हम एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, ये हमारे ऑपरेट जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, इक्वल टू साइन, लेस देन, इक्वल टू साइन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन वगैरह वगैरह। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर हैं, बिट वाइज हैं, साइन, ये वन बाय वन इन तमाम की डिटेल आगे जाकर हम इनकी देखते हैं ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अच्छा, आगे स्लाइड्स पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। तो इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम एग्जाम्पल दिखाई गई है। इस प्रोग्राम एग्जाम्पल में ये जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। देखिए, एडिशन की गई है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये इस्तेमाल दिखाया गया है आपको कि किस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉड ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, ये इंक्रीमेंट के लिए, ये डिक्रीमेंट के लिए। तो ये हमारे पास सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं किस चीज की? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। एडिशन करने के लिए देखिए हमने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, और जब हमने सी आउट किया सी को, तो इन दोनों नंबर्स को वो ऐड करेगा, 20 + 10 31 सी में स्टोर कर देगा, और जब हम इसको सी आउट करेंगे तो वो 31 आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल देख ली जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात की। अच्छा, ये उसकी आउटपुट दिखा रहा है, ये आउटपुट आपको उससे देखिएगा ये आउटपुट किस तरीके से जनरेट हो रही है। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम इक्वल टू, अच्छा, एक होता है सिंगल इक्वल साइन, ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी है कि जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि ए इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ 10 इज असाइन टू द वेरिएबल ए। जब मैं कहता हूं ए डबल इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है वी वांट टू शो दैट कि जो ए की वैल्यू है वो बी के बराबर है। ये अब यहाँ पर कंपैरिजन होगा, और इसके लिए हम कोई इफ कंडीशन या कोई और कंडीशन यूज कर सकते हैं कि हम इसमें कहते हैं कि इफ ए इज डबल इक्वल टू बी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी, देन यू कैन से दैट कि आप इसके अगेंस्ट कोई काम या आउटपुट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, जब डबल इक्वल टू यूज होगा तो ये आपस में कंपैरिजन करने के लिए यूज होगा कि इन दोनों वैल्यूज का क्या किया जा रहा है, आपस में कंपैरिजन। और जब सिंगल इक्वल यूज करेंगे इसका मतलब है असाइनमेंट की जा रही है। तो ये सी प्लस प्लस में ये हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ जब हम इक्वल साइन लगाएंगे, ये साइन है नॉट इक्वल टू का। ठीक है, जब हम कहते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये ट्रू कब होगी? जब ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होंगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ए को एक वैल्यू दी हुई है, बी को हमने एक वैल्यू दी हुई है। तो जब हम कहते हैं ए डबल इक्वल टू बी, तो ए इज 10 एंड बी इज 20, सो ए डबल इक्वल टू बी इज नॉट ट्रू। A is not equal to B is true because A is not equal to B, because the value of A is 10 and the value of B is 20. अच्छा, A is less than B is also true क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है। A is greater than equal to B is not true because ये वैल्यू इससे छोटी है और ये वैल्यू इससे बड़ी, एंड सो ऑन। ये भी हम कहेंगे ये वैल्यू ट्रू रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया, और इसको हमने देखा किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा,
इसी तरीके से जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम पहले देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कितनी तरह के हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं, और ऑपरेटर यूज करते हैं, और नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना फिजिक्स में या कंप्यूटर साइंस में ही इवन कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, आपने कुछ टेबल बनाए होंगे इस तरीके से। अगर आपको याद हो तो वो आपने टेबल इस तरीके से बनाया होगा कि आपने यहाँ पर लिखा ए, और यहाँ पर आपने लिखा बी, ठीक है, और यहाँ पर आपने एंड लिख दिया, ठीक है, और एंड का रिजल्ट आपने देखना है कि एंड का रिजल्ट क्या है। अच्छा, आप यहाँ पर जब इसके टेबल बनाते आए हैं तो इसको कुछ रिप्रेजेंट इस तरीके से करते होंगे आप लोग कि इस टेबल को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, और इसमें आप कहते हैं कि अगर ये वैल्यू ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है, ये वैल्यू फॉल्स है, और ये वैल्यू फॉल्स है हमारे पास, ठीक है। ये इसकी दो पॉसिबिलिटी ट्रूज की, और यहाँ पर ये ट्रू, ये फॉल्स, और ये ट्रू, और ये फॉल्स। तो एंड ऑपरेशन में जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होते हैं। ये लोग आप ऑलरेडी फिजिक्स में या मैथ्स में ये पढ़ के आए होंगे। कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, ठीक है। ये एक वैल्यू भी फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, और दोनों वैल्यू फॉल्स हो तो वो डेफिनेटली फॉल्स हो गई होगा, ठीक है, ये भी फॉल्स होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना दूं और का, तो और में बेसिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है कि कोई एक वैल्यू भी ट्रू मिल जाएगी तो रिजल्ट ट्रू है। देखिए, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू रहेगा, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू रहेगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स रहेगा। तो अब जरा इसी चीज को ज़हन में रखते हुए देखिएगा कि अगर हम कहते हैं कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो हम कहते हैं ए called the logical AND operator. If the both operands are non-zero, then the condition becomes true. Non-zero का मतलब है कि वो जीरो के अलावा कोई और वैल्यू है। अच्छा, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 1 है ए के अंदर और बी के अंदर 0 मौजूद है, तो आप ये कह सकते हैं ए और बी इज ट्रू बिकॉज इन दोनों में से कोई एक तो 0 है ना, या कोई एक नॉन जीरो है, इन दोनों में से कोई एक नॉन जीरो है, और अगर ये दोनों नॉन जीरो होंगी तो ये ट्रू रहेगी, कोई एक भी जीरो होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये समझ लें कि जब ये वाली कंडीशन बी ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन बी ट्रू होगी, तो देन इस आउटपुट का रिजल्ट ट्रू होगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है या ये वाली फॉल्स है, यानी कि एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तब भी ये रिटर्न ट्रू कर देगा। अच्छा, ये हम करते हैं नॉट ऑपरेटर के लिए। नॉट ऑपरेटर किसी भी ट्रू वैल्यू को फॉल्स, किसी भी फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के हैं। इनका हम फर्दर आगे जाके इस्तेमाल देखेंगे, इनको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। इनकी हम प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स भी आगे जाके करेंगे। अच्छा, फर्दर हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स हैं हम जिसकी बुनियाद पर कोई एक डिसीजन मेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं, एक रास्ता इधर को मुड़ रहा है, एक रास्ता इधर मुड़ रहा है, ठीक है, दो वेज हैं इधर से जाने के। तो इसमें हम सिंपली ये कह रहे हैं कि आइदर यू वांट टू गो टुवर्ड्स दिस राइट साइड और टुवर्ड्स गो लेफ्ट साइड। तो अब हम ये डिसीजन करेंगे, हम एक फैसला करेंगे कि हमने इस जाना मुड़ना है या इस जाना मुड़ना है। तो उसके लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया होगा, कोई कंडीशन होगी। हम कहेंगे यहाँ से हमारा घर, अगर घर हमारा इस तरफ है तो इसका मतलब है हम राइट साइड पे मुड़ेंगे, हम लेफ्ट साइड वाले पाथ को चूज नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, ये फैसला करना कि दो पाथ में से किसी एक पाथ को फॉलो करना, ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है। अच्छा, इसमें अब फर्दर पढ़ लेते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्स दैट द प्रोग्रामर स्पेसिफाइज वन और मोर कंडीशन to be evaluated or tested by the program along with the statement or set of statement to be executed। कि हम इसमें कहेंगे कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। इसका जरा आप पहले फ्लो चार्ट देख लीजिए, फ्लो चार्ट किस तरीके से होगा। हमने यहाँ पर कहा है कि हमारे पास एक क्या है, एक कंडीशन है। यहाँ पर इस एरिया में हमने एक कंडीशन लगा दी। मैं अभी आपको इसकी प्रोग्राम एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैं कहूंगा जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो मैं जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी
इस जगह पर हम ट्रू कर देते हैं, इस जगह को हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रू कर देते हैं। ट्रू की सूरत में हमारे पास ये कंडीशनल कोड यानी कि जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में नथिंग विल हैपन, हम उस प्रोग्राम कोड से बाहर आ जाएंगे, उस प्रोग्राम कोड से हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसका जरा सिंटैक्स देख लेते हैं। अच्छा, इसके सिंटैक्स में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इस चीज को बताया जा रहा है, यानी कि लिखने का अंदाज क्या है इसका। तो इसमें सिंपल ही इसका सिंटैक्स ये है कि इफ का कीवर्ड यूज होगा, बूलियन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि वो कंडीशन होगी जो हम यहाँ पर देंगे, और ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी जो ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होंगी, जो ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, इसके लिए जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं। इसका एक और फ्लो चार्ट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी सेम फ्लो चार्ट है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फ्लो चार्ट को, और इस तरीके से भी फ्लो चार्ट को लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका जो मेन जो चीज है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम इसका कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, बड़ा तवज्जो के साथ देखिएगा, इंतहाई सिंपल है ये। अगेन हमारे पास ये उसका हेडर फाइल वाला पोर्शन हो गया, और जिसमें हमने वो स्टैंडर्ड यूजिंग नेम स्पेस जो है वो यूज किया। ये हमारा इंट मेन, ये मेन बॉडी होगी, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ये बॉडी क्लोज हो रही है। अच्छा, इसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ए की वैल्यू 10 दे दी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा इफ ए इज लेस देन 20। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है। अच्छा, अभी अगर ये क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड आपको दोबारा सेंड करूंगा, आप लोग दोबारा जो है वो सेशन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने जाना नहीं है, और जैसे ही ये बंद हो हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे।